नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। न्यूज 24 लगातार उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो और तमाम अन्य पार्टियां, सभी चुनावी मोड में आ गई हैं। ऐसे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, क्या वादे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं। और अब इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार में सतीश महाना जी मौजूद हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सतीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी की स्थिति क्या है, कैसे देखते हैं इसको? अखिलेश यादव, मायावती सभी बुंदेलखंड पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए, जिस समय लोकतंत्र में चुनाव आ जाता है तो सारे राजनीतिक दल अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब से इस देश में माननीय मोदी जी ने सत्ता संभाली और उत्तर प्रदेश की कमान माननीय योगी जी के हाथ में 2017 में आई, तब से प्रदेश एक प्रगति के पथ के ऊपर अग्रसर है। आज लोगों को जो राजनीति पहले जातिवाद के आधार के ऊपर करते थे, संप्रदाय के आधार पर करते थे, परिवारवाद के आधार के ऊपर करते थे, भ्रष्टाचार की राजनीति करते थे, गुंडागर्दी की राजनीति करते थे, वो सब समाप्त हो गया। इस देश की राजनीतिक दिशा को और दशा को बदलने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ाने का काम माननीय योगी जी ने किया। आज प्रदेश में विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति है। आज जितना प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ा है विगत 5 वर्षों के अंतर्गत, ये अकल्पनीय। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि सरकारें भी ये कर सकती हैं, क्योंकि सरकारों के बीच में और जनता के बीच में एक डिस्कनेक्ट था। लोग डरते थे सरकार में चुने हुए प्रतिनिधियों से। पहले उनको लगता था कि जिसको उन्होंने चुना है, चुनने के बाद उसका भय व्याप्त होता था। आज बड़े एक फ्रेंडली, आज हमारे जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो एक सहयोगी के रूप में जनता के साथ खड़े हैं, एक संरक्षक के रूप में खड़े हैं, एक शोषक के रूप में नहीं खड़े। पिछली सरकारों में व्यक्ति शोषक के रूप में खड़ा होता था। जब जाति के आधार पर वो राजनीति करेंगे तो विकास उनका एजेंडा नहीं होगा। आज विकास एजेंडा है और प्रदेश एक नए स्वरूप के अंतर्गत पूरे देश और दुनिया के सामने प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इस आधार के ऊपर हम फिर 2022 में 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार बनाएंगे। ये सवाल क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, आप कानपुर से आते हैं और वहां की जो जमीनी स्थिति है उसको अच्छे से समझते हैं। मैं दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल सर आपसे ये करना चाह रही हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर। ये जो बायर्स, बिल्डर और बायर्स के बीच का जो विवाद चल रहा था लंबे समय से, कई सारे सवाल भी इसमें उठे, उस पर अब तक क्या काम हुआ है? देखिए, बायर्स और ये बिल्डर्स का विवाद कोई हमारे समय का नहीं है। बायर्स और बिल्डर्स का विवाद सन 2004 से शुरू हुआ। जिन लोगों ने 2004 में फ्लैट बुक कराए थे, जिनको ये वादा किया था कि 2006-07 में देने हैं, तब से विवाद है। हमारी सरकार 2017 में आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता के ऊपर इस बात को निर्णय किया कि जो बायर्स का समस्या है उसको प्राथमिकता के ऊपर देखा जाए। एक हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी कमेटी बनाई थी, हम सब लोगों ने उसके ऊपर बातचीत करी। हमने प्रोसीजरल और चेंजेस बहुत सारे किए। बहुत सारे जो समस्याएं जो बिल्डर से संबंधित थी, अगर कोई बिल्डर पूरा, जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता था तब तक उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। हमने कहा हम टावर वाइज करने चाहिए, उनको भी सहूलियत दी। बायर्स को भी इस बात के लिए हमने हैंड होल्डिंग करी कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको भी समाधान करेंगे। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्देश आया है। सबसे बड़ी संख्या में आम्रपाली से संबंधित बायर्स थे, लगभग 35,000। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उनके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही एनबीसीसी उसको बना रहे। लगभग 35,000 बायर्स की समस्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आधार के निर्देश के आधार के ऊपर समाधान हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ी संख्या के अंतर्गत थे वो जेपी से संबंधित थे। जेपी वालों के साथ भी हमने बैठकर बातचीत की, जेपी के बायर्स के साथ भी बैठकर बातचीत करी और बड़ी संख्या में जेपी वालों को भी अपना प्रोजेक्ट पूरा करके देने का प्रयास किया गया। कुछ ऐसे बायर्स थे जैसे यूनिटेक वाले हो गए और कुछ हो गए, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, उनको महिमा मंडित नहीं करना चाहता। जब उन्होंने नहीं किया तो उनको जेल की शिक्षों के पीछे भिजा दिया गया। अब हमने देखा है कि विगत कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरटेक के मामले में आदेश दिया। ये पहले की बिल्डिंगें बनी हुई थी, हमारे को समस्याएं विरासत में मिली थी पिछली सरकारों के द्वारा, हमने उसका समाधान करने का प्रयास किया। लगभग 1.5 लाख ऐसे बायर्स जिनको परेशानी थी, हमने उनका समाधान कराया, उनको फ्लैट्स दिलवाए। लेकिन कुछ ऐसे ज़रूर बाकी रह गए हैं जहाँ पर बायर्स एब्सकॉन्डिंग है, जहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ। हमारा प्रयास रहा कि उनका भी समाधान कराएं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे ध्यान में वो भी है, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया जाएगा।
अब अगला सवाल सर मेरा निवेश से जुड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान मैं सरकार की तरफ से लगातार सुन रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में काफी निवेश हुआ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। जमीन पर कितना उतरा है सर और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? नहीं, ज़मीन पर बहुत उतरा है। देखिए, निवेश उत्तर प्रदेश में एक निवेश आज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज़ के लिए। 2017 के पहले जो इंडस्ट्रीज़ यूपी में आना नहीं चाहता था, डरता था, भय खाता था, आज उत्तर प्रदेश प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के नाम ये है। पूरे देश और दुनिया के इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आना चाहते हैं। ITS के नाते से आज नोएडा है, तो हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा कि नोएडा तो NCR का पार्ट है। पहले भी नोएडा NCR का पार्ट था। मैं सिंगापुर गया था 2019 में, तो मुझे वहाँ के इंडस्ट्री से बातचीत हुई। उन्होंने हमें कहा कि हमारा जब हम जाते हैं तो हम बेंगलोर उतरते हैं, चेन्नई उतरते हैं, अहमदाबाद उतरते हैं, हैदराबाद उतरते हैं, तो हम वहाँ जाते नहीं हैं हम नॉर्थ दिल्ली में। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा नॉर्थ दिल्ली में हम कहीं नहीं जाना चाहते, उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहते। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। 2017 में हमारी सरकार बनी थी, 2019 तक हमने वो कॉन्फिडेंस पैदा किया था इंडस्ट्रीज़ के बीच में कि अब आप उत्तर प्रदेश आओ। और जिस समय मैंने उनको कहा कि आप उत्तर प्रदेश आओ, तो आज वो देश और दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आना चाहती हैं। मैं किसी इंडस्ट्रीज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बिना नाम लिए बताऊंगा कि एक आलू की प्रोसेसिंग की एक इंडस्ट्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है, तो मैंने उनको 2 जगह ज़मीन दिखाई। एक तो मथुरा के कोसी में दिखाई है, 2019 की बात है। दूसरी ज़मीन मैंने उनको कन्नौज में दिखाई, क्योंकि ये आलू की बेल्ट थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम कन्नौज में तो नहीं लगाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लगाएंगे? उन्होंने कहा यहाँ पर अखिलेश यादव जी के लोग हैं, तो जहाँ पर अखिलेश यादव के लोग होते थे वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते थे। हमने 2019 में उनको लैंड कोसी में दी। जनवरी 2020 में उन्होंने काम शुरू किया और 1.5 साल में ही उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और आज 1 लाख टन आलू की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ये उनको नहीं दिखाई पड़ता क्या? उनको इस बात के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा क्या कि आज यहाँ पर बाराबंकी में ब्रिटानिया वालों ने काम शुरू कर दिया? उनको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या कि आज ब्रह्मोस के जो मिसाइल है उसको हमने ज़मीन दे दी, आज उसका शिलान्यास माननीय रक्षा मंत्री जी करने जा रहे हैं? उनको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा क्या कि डेटा सेंटर के लिए होल्ड लगी हुई है उत्तर प्रदेश में आने की, वहाँ पर काम शुरू हो गया? उनको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या कि आइनॉक्स वालों ने जो 50 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते थे, आज 150 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं? उनको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या AB मॉरिस के द्वारा अपना काम शुरू कर दिया गया चित्रकूट में? वहाँ पर उनको हम लोगों ने ज़मीन दी है। जो ईस्टर्न पार्ट में लोग इंडस्ट्रीज जाना नहीं चाहते थे, आज वहाँ जा रहे हैं। उनको ये सारी बातें नहीं दिखाई पड़ रही क्या? उनको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झांसी के नोड में हमने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को ज़मीन दे दी, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने कर दिया? इनको कुछ एक्चुअली इंडस्ट्री इनके एजेंडा में नहीं रही ना, तो जो चीज़ इसके एजेंडा में नहीं उसको नहीं दिखाई देगी। इनके एजेंडा में जो कुछ था आज उत्तर प्रदेश में वो नहीं हो रहा। अपना तो कोई आइडिया है नहीं सरकार का। अरे मैंने आपको बताया कि इनके काम को जो आगे बढ़ाएं उसी का मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि इनको पता था क्या कोविड आएगा? इनको पता था क्या कि चाइनीज से? उस समय इनको मालूम था। मैं अभी एक वो अखिलेश यादव जी के लिए एक बात बड़ी प्रचलन में आ रही है कि कुंभकर्ण सो रहा था तो रावण ने उसको उठवाया ज़बरदस्ती, और ज़बरदस्ती उठ के जिस समय वो आया रावण के पास, तो रावण ने कहा भैया आप उठ गए? उन्होंने कहा ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि हमें उठाया? उनका अखिलेश यादव कह रहे कि लंका उसने बनाई थी। तो ये उस काल के अंतर्गत ऐसी सोच, ऐसे विचार, ऐसे सपनों, ऐसे दिव्य सपनों, ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि जनता भी जानती है अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये 47 सीट पर सिमट कर नहीं रह गए होते। एक सवाल, मैं एक स्टेटमेंट सर आपकी सुन रही थी। आपने कहा कि जो नेता, जो पार्टियां पहले राम के नाम से डरते थे, आजकल हर कोई अयोध्या जाकर माथा टेकना चाहता है, हर कोई दर्शन भी कर रहा है, राम का नाम भी ले रहा है। तो क्या लगता है, क्या इसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव को विपक्षी पार्टियों की तरफ से? नहीं, धार्मिक एंगल नहीं देने की नहीं, ये हम धार्मिक एंगल हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही थी कि उनको धार्मिक एंगल दें कि नहीं दें। मैं यही जो आज बहुजन समाज पार्टी के नेता, आज फिर मैंने अखबार में पढ़ा कि अयोध्या जा रहे हैं। यही तो लोग हैं जिस समय मुलायम सिंह और काशीराम जी मिले थे तब इन्होंने नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए, हमारे भगवान के लिए इन्होंने कहा था। तो आज जिस समय राम के नाम के अस्तित्व के ऊपर जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट लगाते थे वो लोग, और राम के नाम के ऊपर चिढ़ने वाले, हम जय श्री राम बोलते थे, उनको परेशानी होती थी। तो आज ये नकली राम भक्त बनकर वहाँ पर अपना प्रयास कर रहे हैं। तो कम से कम भगवान की शरण में तो आए, इस बात की हमारे को प्रसन्नता है। आज जिस समय बाबा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को इतना दिव्य और अद्वितीय और अकल्पनीय तरीके से, इतना सुंदर बाबा की दया, बाबा की कृपा, बाबा की मर्जी और बाबा के कारण बनाया जाता है,
आज जिस समय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करते हैं तो ये कहते हैं पैसा वेस्ट हो रहा है। तो इनको बाबा के दरबार में दिव्य और भव्य बनाने के लिए पैसा वेस्ट लगता है और सफाई में डांस करवाने के लिए इनको लगता है कि पैसा सही तरीके से उपयोग हो रहा है। ये तो इनकी मानसिकता है। ये सर भीड़ बहुत है रोड शो और रैलियों में, एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? वर्चुअली शुरुआत की जाए चुनाव प्रचार की, वक्त आ गया है, लोगों की जान बचानी है। नहीं, जान बचानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले जान व्यक्ति की स्वस्थ रहेगा, जान बचेगी तभी सब कुछ होगा। और आज जिस प्रकार से कोविड को पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभाला है, पूरी दुनिया से जिस समय हम कंपैरिजन करते हैं, तो जितनी दक्षता से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने संभाला और देश में माननीय जो मोदी जी के नेतृत्व में जो कोविड के साथ लड़ाई लड़ी गई, उसका हम सबके सामने है। लेकिन लोकतंत्र में सरकारें रहेंगी तभी कोई चिंता करता है। लोकतंत्र में चुनी सरकारों की जिम्मेवारी होती है किस प्रकार के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना, लोगों के हितों की चिंता करना। तो सरकारों का संविधान के अनुसार अगर जो उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो सरकार इलेक्शन कमीशन को ये डिसाइड करना होता है कि चुनाव कैसे कराए जाएं। वो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर निर्णय लेगा और सरकार बनेगी तभी जनता की समस्याओं का समाधान होगा। बिना सरकार में जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जनता के हितों की बात नहीं हो सकती। इसलिए सरकार भी बननी जरूरी है और निश्चित रूप से ये प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर नहीं सरकार बने सर, इलेक्शन हो, लेकिन वर्चुअली अगर चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाए, इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि वो भीड़ बहुत खतरनाक है, विस्फोट हो सकता है दोबारा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से। जी बताइए सर, अपनी बात रख दीजिए। इस बात से सहमत हूँ। थैंक यू। नहीं, मैं कह रहा निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि वर्चुअली उसका हो, लेकिन अभी लोअर लेवल के ऊपर अभी हम उतने ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाए गांव पर। अब उसमें तेजी से पहुंचने का प्रयास, क्योंकि विगत अभी शुरू हुआ है। पहले तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, सबके टेलीफोन के ऊपर मैसेज भेजेंगे, तो यही विपक्षियां पार्टी कहती थी कि बिजली नहीं है तो आप कहां पर भेजोगे। तो जो बिजली नहीं दे सकती थी वो इसके बारे में, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोच सकती थी वो। आज 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। कल हमने लैपटॉप दिए, आईफोन्स दिए, हर नौजवान के हाथ में आज टेलीफोन है, स्मार्टफोन है। तो हम उस और भी आगे बढ़ेंगे और मुझे ये देश प्रगति के पथ के ऊपर आगे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश महाना जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी ने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।